तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या दे रखा है। फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है यूनिट का, मोल पर लीटर 1 माइनस एन टी माइनस वन। अब एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर क्या दे रखा है, 5/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लिया 12, 5 4 20 प्लस 6 माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास, ये 3 होगा तो 23/12 आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन में की यूनिट में इसको डाल देंगे, K इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस 23/12 T माइनस 1। तो मोल पर लीटर नीचे 12 में से 23 गया तो -11 T माइनस 1। तो इसको खोल के लिखेंगे, तो मोल -11/12 लीटर 11/12 T माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जिस फॉर्म में भी पूछ रखा हो उस फॉर्म में हम ऑप्शन में देख लेंगे। फॉर अ गैसेस रिएक्शन दे रखी है कि A का स्क्वायर B का पावर 1। If volume of a container is reduced to 1/3 of its initial volume, that rate of reaction will become। देखो मैं शुरू से बता चुका हूँ कि जो रेट कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट बट नॉट ऑन कंसंट्रेशन। सिर्फ और सिर्फ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम रिड्यूस किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब कितना रिड्यूस किया, 1/3 कर दिया, ठीक है 1/3 कर दिया। और यहाँ पर कितने वॉल्यूम दे रखे हैं हमारे पास, ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम दे रखी है, बी की 1 दे रखी है, तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका क्यूब कर दो, क्यूब करने पर हमको क्या मिलेगा, 27 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये आंसर हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन इफ concentration of A is doubled, ठीक है, then rate of reaction becomes 1/4। पहले तो रेट को लिख लो, ठीक है, A दे रखा है तो सम पावर x। अब A को डबल किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1/4 हो गया। तो पहले तो देखो, मान लो कि जो हमारा ऑर्डर था वो 2 था, तो अगर हम A को डबल करते तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता। बट यहाँ पर 1/4 हो रहा है तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस लगा के। तो इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर पूछ रहा है वो ऑर्डर हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दिस रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन बोथ A एंड B आर डबल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 8 टाइम्स। पहले तो रेट लो लिख लो, R इक्वल्स टू A की पावर समथिंग और B की पावर समथिंग। अब दोनों को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 टाइम्स। तो B को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, तो जो Y की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं। दोनों को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो रही थी, इसको डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, ठीक है। बट जब दोनों को डबल किया तो 8 हो गया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो जो इसमें आ जाएगा, जो x की वैल्यू होगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब इसको डबल किया तो 2 टू द 4 और 4 वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा आ गया रेट का एक्सप्रेशन, और इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट टोटल ऑर्डर। पॉइंट नंबर 1, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। अगर बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। पहले तो रेट लॉ को लिख लो, अब अगर बी को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसलिए बी की पावर 1 हो गई। अब जब ओनली ए एंड बी आर डबल देन रेट इज डबल। बी को डबल करने पर आर डबल हो रहा था, इन दोनों को डबल करने पर भी आर डबल हो रहा था, मतलब ए का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ए के ऑर्डर 0। ओनली बी एंड सी आर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 टाइम्स। आई थिंक ये 4 टाइम्स है इसमें, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूँ।
यहाँ पे 4 टाइम्स है, ठीक है। अब बी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, बी डबल होगा तो ए डबल हो जाएगा। अब इन दोनों को डबल कर दिया तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो इसके लिए भी 1 आ जाएगी पावर। तो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर वो पूछे कि ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड टोटल ऑर्डर फॉर द रिएक्शन। इनिशियली ए इतना था, बी इतना था, आर इतना था। अब बी को तो कांस्टेंट रखा, बट ए को जब डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। तो जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो ए की जो ऑर्डर है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अब थर्ड डेटा में हमने ए को कांस्टेंट रखा, बी को हमने डबल कर दिया, तो जो रेट था वो अगेन डबल हो गया, तो बी के लिए भी वो ऑर्डर 1 रहेगा। तो ये तो आ गया हमारा रेट लो। और अगर वो हमसे ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इतना था, बी इतना था, आर इतना था। अब बी को हमने कांस्टेंट रखा, ए को डबल कर दिया। ए को डबल करने पर रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि रेट आर के ऊपर डिपेंडिंग नहीं कर रहा। तो रेट को लिखेंगे, ए के लिए पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर डिपेंडिंग नहीं कर रहा तो इसको काट दो। जब हमने बी को डबल किया 0.1 से 0.2 ले गए, जो रेट था वो भी डबल हो गया, तो बी के लिए वैल्यू ऑर्डर की 1 आ जाएगी। हमारा रेट लो एक्सप्रेशन आ गया। इसके अगर ऑर्डर पूछे तो 1 आ जाएगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी आर 1 and 1, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। पहले तो रेट लॉ लिख लो, रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है। अब जब हमने बी को कांस्टेंट रखा तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। तो इसको 4 टाइम्स करने के लिए जो ए है उसको भी 4 टाइम्स होना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, बी चेंज नहीं हो रहा। तो ए 4 टाइम करेंगे तो ही आर 4 टाइम होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो इंटू 4 कर दो तो 0.8 आ गया एक्स की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जब हमने ए को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो गया। इसको डबल किया, ये 8 टाइम्स हो गया। तो जो बी है उसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ट्वाइस इंटू 4 इक्वल टू 8 टाइम्स। तो इसको हम करेंगे 4 टाइम्स। इसको 4 टाइम्स करेंगे तो 2.0 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल कर इस तरह से, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ। पहले तो रेट लॉ लिख लो, r इक्वल्स टू के, एक्स की पावर कुछ और वाई की पावर कुछ। वाई अब पावर निकाल लेते हैं, फिर ऑर्डर निकाल लेते हैं। इनिशियली एक्स इतना था, वाई इतना था, रेट इतना था। अब वाई को चेंज नहीं किया, जब एक्स को डबल किया तो रेट उतना ही रहा, तो एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्स की पावर 0 डाल दो। अब एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर तो ऐसे डालो। जब हमने वाई को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि जब इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आके 4 टाइम्स हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। इससे वो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, हमारे पास सारा डेटा दे रखा है। मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास 0.002 था। कब था, जब ए की कंसंट्रेशन इतनी थी, सॉरी एक्स की कंसंट्रेशन इतनी थी, तो ऐसी कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 0, वाई की कंसंट्रेशन 0.1 थी, 0.1 का स्क्वायर कर दो, ये तो गया 1 आ गया। इसको लिखेंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे स्क्वायर की वजह से, इसके नीचे 1 2 3 0, 1 0 बच रहा है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। अब ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो के की हम यूनिट भी डिसाइड कर सकते हैं। के की यूनिट कितनी होती है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन टी माइनस 1। एन की जगह 2 कर दो तो ये -1 आ गया।
जो के की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर T-1। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर T इनवर्स, ये भी के की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज दिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Y इज दिस। अब हमारे पास K आ चुका है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में K की वैल्यू डालेंगे, x और y की वैल्यू हमको दे ही रखी है, K की वैल्यू निकाली तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा जो वो पूछ रहा है। सिंपल। Elementary reactions which complete only in a single step are known as elementary reaction। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और वो रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शंस हो जाती हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि 2 या 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो के इक्विलिब्रियम होता है, मान लो हमारे पास कुछ रिएक्शन दे रखी है, वो ऐसे दे रखी है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं। जब हम उसका के लिखते हैं तो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, और आगे कांस्टेंट भी आएगा। जो कांस्टेंट होता है वो आता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड वाला हो गया, के बैकवर्ड वाला हो गया, ये हमको के दे रखे होते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए। ठीक है, तब इक्विलिब्रियम वाला होता है तो उस केस में प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आता है। बट जब हम रेट लॉ की बात करते हैं तो रेट लॉ के अंदर जो यहाँ पर कंसंट्रेशन आती है वो रिएक्टेंट की आती है। ठीक है, रिएक्टेंट की आती है। बट जो के इक्विलिब्रियम होता है उसके अंदर ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे रिएक्टेंट आता है। अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। तो जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है वो स्लोएस्ट स्टेप से हम निकालते हैं, बिकॉज द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखा है कि ये 2 स्टेप्स पे कंप्लीट हो रही है, तो स्लो वाली रिएक्शन से हम रेट लॉ इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो के आएगा वो K3 आएगा इस वाली रिएक्शन के लिए। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, ये हमने रेट लॉ से लिख ली। अब ऊपर वाली जो रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला हमको बताइए कि जो के इक्विलिब्रियम है इक्वल्स टू के फॉरवर्ड 1 K1 है अपॉन के बैकवर्ड इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास ये वाली रिलेशन आ गया। अब हमारे पास जो एक्चुअल रिएक्शन है उसमें देखो O3 है, तो जो हमारा रेट लॉ होगा उसके अंदर भी O3 आना चाहिए मेनली, या फिर इस सब्जेक्ट को भी छोड़ो। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर से या तो O की वैल्यू निकाल लो या तो O3 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और इसके अंदर डाल दो। मान लो हम O3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, O3 की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है O2 O K2 अपॉन K1। ठीक है, आगे बात समझ में। O3 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, इसके अंदर डाल दो, तो जो R आएगा वो आ जाएगा K3, वो है ही हमारे पास O3 आ गया O2। ठीक है, A को यहाँ जाएगा तो स्क्वायर K2 अपॉन K1। तो ये हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन आ गई जो उसने हमसे मांगी थी, एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्या दे रखा है। हमारा जो आंसर है उसके अंदर ये नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के अंदर O3 की वैल्यू डाली थी, यहां से निकालकर O3 की वैल्यू इसके अंदर डाल दी थी, बट हमें डालनी चाहिए थी O की, क्योंकि जब हम रेट लॉ लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो एक्चुअल इक्वेशन है उसके इंडिविजुअल्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आने चाहिए थे। तो O3 तो ऑलरेडी था, O नहीं था, O को रिप्लेस करना था।
जब हम O को रिप्लेस करते तो हमारे पास O3 आ जाता और O2 आ जाता, जो कि दोनों हमारी एक्चुअल रिएक्शन में है। तो ये मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है, जो मैंने अभी करी है। यहाँ से हमें O3 तो हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन में था ही, तो हमें O की वैल्यू लेनी है। O की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस इक्वेशन से, वो आ जाएगी K1/K2 O3/O2। अब इस O की वैल्यू को इसके अंदर डाल दो तो R हमारे पास आ जाएगा K3, O को लिखेंगे K1/K2 O3, एक O3 ऑलरेडी था तो स्क्वायर, और O2 के ऊपर -1। तो ये हमारी रेट लॉ इक्वेशन आ गई, जिसके अंदर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये है। अब देखो O3 है O2 है, तो हमारी पार्टिसिपेंट्स है एक्सेलरेशन के, तो ये इक्वेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। सेम वही ऐसे एक्सप्रेशन लिख लो, उसमें से जो भी यहाँ पर आएगा वो हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होता है, तो इसके लिए हमें एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्विलिब्रियम रिएक्शन से K1/K2 की वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट N2O5 अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास NO का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है, इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ N2O5 की N2O2 है सॉरी N2O2 की वैल्यू ही इसके अंदर डाल सकते हैं, अंडरस्टूड है, क्योंकि O2 की वैल्यू तो इसके अंदर से आ नहीं सकती। तो इसमें से N2 की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में डाल दो तो R इक्वल्स टू K, N2 की वैल्यू हो जाएगी K1/K2 NO का होल स्क्वायर, और यहाँ पे O2 तो है ही साथ में, तो ये हमारा रेट लॉ आ गया। सिंपल सा फंडा है, जो स्लो स्टेप दे रखा है उससे हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेना है, और जो इक्विलिब्रियम हमें रिएक्शन दे रखी है उसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेनी है रेट कांस्टेंट की प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से। फिर जो हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट्स हमें जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसके अंदर लाने की कोशिश करनी है। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये होगी, K की जगह K3 कर दो, क्योंकि स्लो स्टेप के लिए हमने यहाँ पे K लिखा था ना, यहाँ पे K3 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो ये हमारी K की वैल्यू आ गई, दैट इज रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू K1/K2 into K3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, इस वाले क्वेश्चन को रुक जाओ, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ रहा है फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म दे रखा है, तो स्लो वाली रिएक्शन से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो, ठीक है, ये आ गया। अब एक बात देखो, जो फास्ट वाली रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है तो उसको हमें एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास K दे ही रखे। और देखो, जब हमने स्लो वाली रिएक्शन से जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा वो सेटिस्फाई भी हो रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल रिएक्शन है उसके अंदर भी NO2Cl है। तो इंटरमीडिएट जो ये आ रहे हैं, जैसे इंटरमीडिएट NO है, Cl है, जो कि एक्चुअल रिएक्शन में ही है, इंटरमीडिएट आ रहे हैं, ये हमारे अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आ रहे तो हम इसको एज इट छोड़ देंगे। कब? जब हमारे पास जो फास्ट रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन ना दे रखी है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, स्लो प्रोसेस हमारे पास ये दे रखा है, स्लो प्रोसेस। इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी जो फास्ट रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है। तो सबसे पहले स्लो रिएक्शन से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो यही आंसर हो जाना चाहिए, बट इस केस के अंदर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो जो हमारी एक्चुअल रिएक्शन है, एक्चुअल रिएक्शन के अंदर हमारा कहीं भी NOCl2 नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जो NOCl2 है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और जब भी हम रेट लॉ लिखेंगे उसके अंदर इंटरमीडिएट कंपाउंड में आनी चाहिए। इस केस के अंदर जो हमारी स्लो स्टेप थी उसके अंदर हमारे पास NO2Cl था, जो कि एक्चुअल रिएक्शन के अंदर था, बट इस केस के अंदर हमारे पास
NOCl2 आ गया साथ में, जो कि इंटरमीडिएट है, और जो हमारा रेट एक्सप्रेशन है उसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। इसीलिए जो फास्ट रिएक्शन है हम इसको फिर एक्सपैंड करेंगे, ऑल्दो यहाँ पर एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, बट हमको खुद से एक्सपैंड करना पड़ेगा क्योंकि रेटों के अंदर हम इंटरमीडिएट नहीं ला सकते। तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इक्वल्स टू NOCl2 की कंसंट्रेशन अपॉन NO और Cl2 आ गया। अब हमें NO को रिप्लेस करना है, तो NO की जो वैल्यू है वो यहाँ से उठाकर हम इसके अंदर डाल देंगे, तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा K। NO को हम लिख सकते हैं NOCl2 इंटू KB अपॉन KF और नीचे Cl2। ये तो हमने NO लिख दिया, फिर साथ में NOCl2 लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन आ गया। और अब देखो जो हमारी एक्चुअल रिएक्शन है उसके अंदर, अभी मैंने फिर गड़बड़ कर दी क्योंकि मुझे NOCl2 जो कि इंटरमीडिएट है उसको रिप्लेस करना चाहिए था इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, बट मैंने NO को कर दिया। ठीक है, तो हमें NO को रिप्लेस करना है क्योंकि इंटरमीडिएट है। तो जो हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ इक्वल्स टू NO तो है ही हमारे पास, यहाँ पर NOCl2 को रिप्लेस कर दो, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इंटू NO का स्क्वायर इंटू Cl2। तो ये हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके अंदर देखो क्या जो हमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं वो हमारी एक्चुअल रिएक्शन के अंदर आ रहे हैं, NO आ रहा है साथ में Cl2 भी आ रहा है, तो ये वाली रिएक्शन सही है। पूछा था रेट का एक्सप्रेशन, पूछा था, ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस ध्यान रखना है हमको। अगर हमारी जो फास्ट रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं दे रखी, और स्लो प्रोसेस को जब हम रेट लॉ की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स आएंगे अगर वो एक्चुअल रिएक्शन में दे रखे हैं, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, जैसे इस केस में छोड़ दिया। बट इस केस के अंदर जो हमने स्लो रिएक्शन को लिखा और फास्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं थी, तो हमारे रेट लॉ के अंदर इंटरमीडिएट आ गया था NOCl2, तो हमें फोर्सफुली इस फास्ट रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लिखना पड़ा और वहां से इंटरमीडिएट की वैल्यू रेट लॉ एक्सप्रेशन में डालनी पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम रिएक्शन में जाकर देख नहीं सकते कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक रिएक्शंस भी नहीं होती, बहुत ही स्मॉल साइज होता है उनका, तो हम आई से तो देख नहीं सकते, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसीलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं ना ही वो जीरो हो सकते हैं, ना ही वो नेगेटिव में हो सकते हैं, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं। जनरली मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी इज 3, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो रिएक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है उनके लिए हम मॉलिक्यूलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो मीनिंगलेस है। फिर आता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट नॉट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, ऑर्डर जीरो है रिएक्शन का, तो कंसंट्रेशन टर्म 1 होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बाद आती है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये कहाँ से आई? अब के का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो है मोल पर लीटर 1 माइनस एन टी माइनस 1, तो वहां पर एन की वैल्यू जीरो डालकर हमारे पास यूनिट आ गई, यूनिट रेट कांस्टेंट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी और के इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2t हाफ। ठीक है, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एटी है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब वो पूछ ले डिकेड, तो डिकेड तो हम निकाल सकते हैं कैसे? माइनस करके। इनिशियल थी, फाइनल पता है, जो डिकेड होगी वो माइनस कर दो। तो अगर वो पूछे डिकेड कंसंट्रेशन कितनी है तो ए नॉट माइनस एटी हमारी डिकेड कंसंट्रेशन होगी। अगर इस रिएक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इस वाली रिएक्शन से हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं कि टी को उधर ले गए, ए को इधर ले गए, ए नॉट माइनस के टी आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y पर y एक्सिस पर ए टी आ गया, x से कंपैरिजन करके t को हमने x एक्सिस पर ले लिया,
जो एक्स के साथ है वो एम है, एम होता है हमारा स्लोप, तो स्लोप हमारा माइनस के आ गया, तो हमने स्लोप नेगेटिव में दिखाया। और इंटरसेप्ट हमारा सी था, दैट इज ए नॉट, तो ए नॉट मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो ये ग्राफ आ गया, इजीली प्लॉट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब है ड्रॉ द टी हाफ वर्सेस ए नॉट ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी कोई अगर ग्राफ पूछ ले तो सबसे पहले उसकी रिएक्शन से याद कर लो। अब उसने क्या पूछा है, ए नॉट और टी हाफ, तो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। तो इसका आंसर हम दिखाते हैं, k इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू टी हाफ। अब टी हाफ वर्सेस ए नॉट बोला है, जो पहले आ रहा है उसको y एक्सिस पर लेना है, जो बाद में आ रहा है उसको x एक्सिस पर लेना है। तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि c है ही नहीं। अब y तो हमारा टी हाफ हो गया, x हमारा ए नॉट है, हमारा स्लोप कितना हो जाएगा 1/2 के। तो इसके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस पर टी हाफ आ गया, x एक्सिस पर हमारा ए नॉट आ गया, उसके बाद हमारा इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा देंगे, और जो स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के। इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ग्राफ पूछेगा, हमें दो रिएक्शन से आदत नहीं है, रिएक्शन से हमारे ग्राफ सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम से पता चल रहा है ऑर्डर रिएक्शन का 1 है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन की पावर है वो 1 होगी। 1 कंसंट्रेशन पावर होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कंसंट्रेशन ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के सेकंड इनवर्स है ये, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन टी माइनस 1 माइनस एन, और एन हमारा क्या है 1 माइनस एन, एन क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, टर्म सिर्फ हमारी टी इनवर्स रह गई, तो हमने इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स ला दी। इसके लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। a नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, a हमारी कांस्ट कंसंट्रेशन या फिर रिमेनिंग कंसंट्रेशन। डिकेड पूछ ले तो डिकेड निकाल लेंगे कैसे, माइनस करके, सिंपल। और दूसरी इसकी इक्वेशन है t हाफ इक्वल्स टू k अपॉन 0.693। अब इस वाली स्टेटमेंट, इस वाली इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। यहाँ पर टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, जिसके लिए हमने ग्राफ भी बनाया था, बस बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन का किसी भी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट ही रहता है। अब इस वाली इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे 2.303 log की जगह हमने ln लिख दिया, ठीक है, या फिर log e लिख दिया। उसके बाद t को इधर लेके तो kt आ गया। अब हमें पता है कि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 2 इक्वल्स टू 0.3010, तो यहाँ पर जो log है वो बेस 10 के लिए लिखा है, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ से log हटाना है तो जो चीज इसके बेस में होगी वो यहाँ पर चली जाएगी, तो अगर मेरे को log हटाना तो log हटा, बचा क्या 2 इक्वल्स टू, ये चीज यहाँ चली जाएगी, तो 10 की पावर 0.3010। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि 10 की पावर 0.3010 किसके इक्वल है, तो मैं बोलूंगा 2 के इक्वल है। सेम मैंने थियोरम यहाँ पे लगाई है। मैंने क्या किया कि जो ln था इसके नीचे e था यहाँ पे, तो जो e था वो यहाँ पे ले गया, और जो यहाँ पे टर्म थी वो उसकी पावर में चढ़ा ली, ठीक है। उसके बाद मैंने a नॉट यहीं पर रखा, a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इस फॉर्मेट में। अब मैंने क्या किया, जो a था a नॉट नहीं, a नॉट यहाँ पे लिख लिया, मेरे को a को यहाँ लाना था, तो मुझे पावर उल्टी करनी पड़ेगी, तो मैं जब a को इधर ले आया, a नॉट को इधर भेजा, तो मैंने यहाँ पे माइनस के लगा दिया। तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए हम ये इक्वेशन इजीली डिराइव करके आंसर दिखा सकते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं मेनली दो इक्वेशन याद रखनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। उसी से हमारे सारे ग्राफ बनेंगे और उसी से हमारी सारी इक्वेशंस बनेंगी। अब ये इक्वेशन यहाँ पर थी एक फॉर्मेट, तो इसका ये हो गया। दूसरे तरीके से मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड में तो माइनस लगा दिया,
ln a को मैं इधर ले गया, k को मैं उधर ले गया, मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया y = ms + c के रिलेशन में। तो y तो हमारा ln a हो गया, x हमारा क्या आ गया, x हमारा t आ गया, t हमारा स्लोप माइनस के तो माइनस मैंने नेगेटिव में स्लोप बना दिया, which is equals to -k, और इंटरसेप्ट ln a0, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ये ग्राफ था और हमारे पास प्रीवियस ये ग्राफ था। ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है, बस दो इक्वेशन से याद रख लो दोनों ऑर्डर रिएक्शंस के, उसी से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर वो पूछ ले कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में हमें ग्राफ बना के दिखाओ, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है और कंसंट्रेशन है, चाहे इनिशियल चाहे फाइनल कुछ भी हो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ ये था, एक ग्राफ हमारे पास ये था। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ हमने ये डिराइव कर दिया। अब वो पूछ ले रेट ऑफ रिएक्शन और ए के बीच में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टू पावर 1 है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में मैंने गलत बना रखा था क्या, मैंने गलत बना दिया था। अब टी हाफ और ए नॉट के बीच में, तो हमें इक्वेशन पता है टी हाफ इक्वल्स टू k अपॉन 0.693, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन टी हाफ इक्वल्स टू k अपॉन 0.693। तो यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही, तो जो टी हाफ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है, तो वो कांस्टेंट है। अब ये जो रिएक्शन थी, इसी रिएक्शन से मैंने ये वाला ग्राफ बना दिया। मैंने क्या किया, log a नॉट अपॉन a और t के बीच में ग्राफ बना दिया। मैंने क्या किया, t को इधर ले गया, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन a। तो ये तो हो गया हमारा x एक्सिस पर, ये आ गया हमारा y एक्सिस पर, तो y इक्वल्स टू mx हो गया। m क्या है हमारा स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है, तो इस ग्राफ ऐसे बनेगा, तो जो स्लोप की वैल्यू है वो ये आ जाएगी, क्या 2.303 अपॉन k। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमें बेसिकली इन दोनों ऑर्डर रिएक्शंस के लिए सिर्फ ये दो इक्वेशंस याद रखनी है दोनों के लिए, उसी से सारे ग्राफ बन जाएंगे और उसी से सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिसोसिएट हुआ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने कुछ रिएक्शन लिखी, A गिव्स B, इनिशियल कंसंट्रेशन थी C, इसकी 0 थी, ये हो गया C माइनस एक्स, मतलब जो x था वो डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना C माइनस एक्स। यहाँ पे कितना चला गया x जो डिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएट कितना हुआ, डिसोसिएट हुआ x अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, x अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसीलिए हम यहाँ पे x की जगह C अल्फा भी लिख देते हैं, कई बार C अल्फा इसी से आता है। ठीक है, डेप्थ में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। For a time for consumption of 75% reactant is twice the time required for consumption of half the reactant। बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, मेरे पास 100 ग्राम कुछ चीज थी, टी हाफ हुआ, तो मेरे पास कितनी बची 50। अब 50 इनिशियल कंसंट्रेशन को लेके मैं चलूं तो टी हाफ टाइम बाद कितनी बचेगी 25। 100 था इनिशियली, 100 से 25 ग्राम तक पहुंचने में हमको 2 टी हाफ टाइम लग गया, है कि नहीं। 25 ग्राम बचा है, मतलब 75% डिसोसिएट हो चुका है, मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसीलिए बोला गया कि टी 3/4 टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 या फिर 75% रिएक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी हाफ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार टी हाफ लिया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बेसिक ये फ्लो चार्ट बना लो और उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फॉर द रिएक्शन A to B
वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज दिस मच। अभी जो रेट कांस्टेंट है ये हमें दे रखा है, इसको जो यूनिट है इससे हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम a unit of k, then calculate concentration of B after 10 minutes and 20 minutes। तो जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके दो फॉर्मूले हैं, k इक्वल्स टू, ये आंसर है हमारा a नॉट माइनस a अपॉन टी, क्या हमें k दे रखा है, दूसरा फॉर्मूला है k इक्वल्स टू a अपॉन 2t हाफ, a या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट अपॉन 2t हाफ, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है। टी हाफ का तो जिक्र ही नहीं हो रहा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, के दे रखा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकालनी है आफ्टर 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, हमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, एक्सट्रीमली सॉरी, हमें कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालनी है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ए नॉट मान लेते हैं, तभी जीरो था टाइम जीरो पर, मान लो टी इक्वल्स टू 10 मिनट पर रिएक्शन का जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि ए नॉट में से कुछ घट गया, ठीक है, मान लो एक्स घट गया, और बचा कितना, बचा उस टाइम ए रिमेनिंग, और ये जितना इसमें से घटा उतना यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वो हमसे कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछ रहा है, दैट इज एक्स पूछ रहा है, आई बात समझ में। और ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग a नॉट माइनस एस इज इक्वल टू a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू a, इसको इधर ले जाएंगे, a नॉट माइनस a इक्वल्स टू x। तो इन शॉर्ट वो a नॉट माइनस a या फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू kt हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू 10 मिनट पर x की वैल्यू या फिर b की कंसंट्रेशन हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू 60, क्योंकि k की जो यूनिट है वो पर सेकंड में है और ये हमारे पास मिनट में, तो मिनट को हमें सेकंड से कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, तो नीचे एक जीरो रह जाएगा, तो ये हमारे पास 1.2 मोलर आ जाएगा। ठीक है, या फिर मोल पर लीटर, ये हमारे पास आगे कंसंट्रेशन ऑफ बी एट 10 मिनट्स। ऐसे ही 20 मिनट्स पर निकालेंगे तो उसका डबल कर दो, t इक्वल्स टू 20 मिनट पर, क्योंकि यहाँ पर kt किया था ना, 10 की जगह 20 आ जाएगा, डबल हो जाएगा, 2.4 मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of rate constant for zero order reaction is this much, rate constant k की वैल्यू दे दी, concentration of reactant after 30 minutes is this much, find the initial concentration। तो सबसे पहले जब भी हमें केमिकल काइनेटिक्स का कुछ क्वेश्चन आए तो ऑर्डर निकालना देख लो, ऑर्डर सिंपली दे रखा है, ऑर्डर की दो रिएक्शंस हैं वो दोनों लिखना लो, k इक्वल्स टू a नॉट माइनस a अपॉन t, आंसर k दे रखा है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के बाद जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो इतनी है, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ये जो कंसंट्रेशन होती है ना, टी टाइम पर कंसंट्रेशन होती है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और अगर वो डिकेड पूछ ले, ठीक है, तो कैसे आएगा, माइनस करके आएगा, इनिशियल में से जो रिमेनिंग है उसको माइनस कर दो तो डिकेड कंसंट्रेशन आ जाएगी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, तो जब k को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो t है वो भी हमें आवर्स में ही लेना पड़ेगा, 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर, तब जाके ये कटेगा, तो ये k को हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू, इनिशियल कंसंट्रेशन में पूछ रहा है a नॉट माइनस, और हमें कंसंट्रेशन दे रखी है t टाइम पर 0.05 या फिर 30 मिनट्स पर, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स दोनों की यूनिट सेम आ गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1, जब जाके प्लस कर देंगे तो a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.15 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 50 मिनट्स, तो हाफ लाइफ रिएक्शन दे रखा है, हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है t1/2, दैट इज 50 मिनट।
इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ, अगर हमने ए नॉट को हाफ कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, देन हाफ लाइफ पीरियड बिकम्स 25। तो जो टी न्यू था, टी नॉट हाफ न्यू वाला, वो हो जाएगा 25 मिनट्स। तो इसने हमसे ऑर्डर पूछ लिया। अब अगर गौर से देखेंगे तो ए को हाफ करने पर जो टी हाफ है वो भी हाफ हो रहा है, 50 से 25 हो रहा है। मतलब जो टी हाफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसेंट्रेशन। और ये कौन से ऑर्डर में देखने को मिलता है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखने को मिलता है, जहां पर k इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2t हाफ होता है। ठीक है, k कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, t हाफ को इधर ले जाएंगे, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। और हमारे सिलेबस के अंदर दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, ये तो शॉर्ट तरीका होगा। अगर बोर्ड्स में किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसमें पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन लगाओ, अगर उसके अंदर डेटा बैठ रहा है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन लगाओ, अगर उसके अंदर डेटा बैठ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल। इस तरह से बोर्ड्स को हम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, तो इस तरह से हमें रिलेशन देखना है कि जो टी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन पर जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड से जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 1 hour, T1/2 इज 1 hour। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2 मोल, तो ए नॉट ले लो, 2 मोल लीटर इनवर्स। Then calculate time taken for concentration to reduce from this much to this much। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आगे बात समझ में। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, k इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, और दूसरा है k इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2t हाफ। अब हमारे पास दो डेटा ये दे रखे हैं, t हाफ दे रखा है, ए नॉट दे रखा है, इससे हम k निकाल लेंगे। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मोल, ये तो ऐसा यूनिट में ही है, मोल पर लीटर, अपॉन 2 इंटू टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू 1 आवर दे रखा है, आवर में दे रखा है। ठीक है, तो 2 इंटू 1, 1 से बन गया और ये 1 आ गया। तो k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। अब इस वाली k की वैल्यू को इस रिएक्शन में डाल, इस फॉर्मूले में डाल दो। उससे पूछा है टाइम टेकन बताओ, तो टाइम टेकन है हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन उसने दे रखी है। तो k है 1, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन के बीच का डिफरेंस 0.5, 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे 0.5 ही आएगा, और नीचे टाइम दे रखा है, तो जो टाइम है वो 0.5 आवर्स में आ जाएगा, क्योंकि जो k था वो भी हमने आवर्स में लिया था। ठीक है, तो ये इस टाइप से सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दो फॉर्मूले हैं, k इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन डी, और दूसरा k इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2t हाफ। ठीक है, कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.1 मोलर से कंसंट्रेशन होगी 0.08 मोलर इन 10 मिनट्स एंड कैलकुलेट टी हाफ। तो इस वाली इक्वेशन से k आ जाएगा। k कैसे आएगा? इनिशियल था 0.1, बाद में बचा इतना, तो a जो यहाँ पर होता है वो कंसंट्रेशन लेफ्ट होता है, तो कंसंट्रेशन लेफ्ट कितनी होगी? जब इसको माइनस करेंगे तो 1.10 में से 0.10 में से 0.08 माइनस करेंगे तो आएगा 0.02। k इक्वल्स टू 0.02 अपॉन t 10 मिनट्स, तो ये आ जाएगा 0.002, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब इस k की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, 2/123, क्योंकि तीन डेसिमल प्लेसेस है हमारे पास, इक्वल्स टू ए नॉट हमें बताइए 0.1 अपॉन 2t हाफ, नीचे 10 ले गए,
8 10 से 10 गया, तो टी हाफ इधर आएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 25 मिनट, क्योंकि जो हमारे पास के था वो मिनट इनवर्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर। रेट कांस्टेंट की एक ही वैल्यू दे रखी है 0.25 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी दे रखी है 1.25 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन यूनिट टाइम रेज टू फर्स्ट पावर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो यूनिट जब इसको रेट का एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमसे इसने कंसंट्रेशन पूछी है, कंसंट्रेशन आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन 1.25 अपॉन 0.25, तो N2O5 की जो कंसंट्रेशन है इट इज इक्वल टू 5 मोल लीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 1.05 इंटू 10 पावर -3 यूनिट ये दे रखी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.35 यूनिट, इसकी मोल लीटर इनवर्स है। एंड फाइंड टी हाफ, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हम जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला डाला था वही डालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। अब इससे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर 1, रेट ऑफ रिएक्शन 1.05 इंटू 10 पावर -3, नीचे कंसंट्रेशन 0.35, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो के की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स इसलिए लिखे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फाइंड टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के आ जाएगा 3, 10 पावर -3 ऊपर 10 पावर 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 0.231 इंटू 10 पावर 3, तो 231 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 20% रिएक्शन टू बी कंप्लीट इन 20 मिनट्स, देन कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 80% कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारे पास दो फॉर्मूले दे रखे हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। और कह रहे 20% रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो मतलब 100 ग्राम अगर हमारे पास इनिशियली, अगर मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ग्राम थी, 100 मोल पर लीटर थी, कुछ भी मान लो, 20% रिएक्शन कंप्लीट होगी, मतलब 20% डिके हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची 80 ग्राम। तो हम इसी वाली इक्वेशन में डेटा दे रखा है उसको पुट करेंगे। के जो है वो रेट कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ तो दो डेटा दे रखे हैं, दोनों के इक्वल कर दो, या फिर दोनों के लिए ये इक्वेशन लिखो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो जो के है, के तो रेट कांस्टेंट है ना, दोनों रिएक्शंस के लिए सेम ही रहेगा, तो दोनों के लिए के की वैल्यू को सेम कर देते हैं। एक तरफ लिखते हैं 2.303 अपॉन टी कितना लगा 20 मिनट्स, लॉग ए नॉट 100 था, 20% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 80 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, जो ये पूछ रहा है कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 80% कंप्लीशन। 80% कंप्लीट हो गई तो बचा कितना 20, इनिशियली 100 था, 80% कंप्लीट हो गई 20 बचा। ठीक है, तो ये 2.303 गया, यहाँ पे आ गया 1/20 लॉग 10 काट दो। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि log 10 माइनस log 8,
इक्वल्स टू उधर 1/t log 10 माइनस log 2। ठीक है, अब t को इधर ले जाओ, 20 को उधर भेज दो और इसको इधर नीचे डिवाइड कर दो। t की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू log 10 माइनस log 2 अपॉन log 10 माइनस log 8। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा 20, ऊपर है 1 माइनस log 2 होता है 0.3010, नीचे log 10 1, यहाँ पर log 8 है। 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करूंगा तो जो पावर है यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई आ जाएगी। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9030। ठीक है, अब जब इसको माइनस करेंगे तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 0.7, नीचे आ गया हमारे पास 0.1, पॉइंट से पॉइंट गया, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट आ गया आंसर। इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant reduced from this much to this much in 40 minutes and calculate rate of reaction at concentration of reactant of ये वाली। तो ये जो डेटा दे रखा है देखो, इस डेटा से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का फॉर्मूला होता है 3.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। k की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन t, टाइम कितना 40, log इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.1, बचा कितना 0.025, पॉइंट हटा दिया, ये गया 4 टाइम्स। तो इसको जब लिखेंगे 2.303 अपॉन 40, इसको हम लिख सकते हैं log 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 आगे आ जाएगा। तो log 2 होता है 0.3010, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60 आ जाएगा, इक्वल टू 2.303 इंटू 0.6 अपॉन 40। ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू, k की वैल्यू आ गई। अब उसने हमको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस कंसंट्रेशन दे रखी है उसने, k हमने निकाल लिया, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2.303 इंटू 0.6 अपॉन 40 इंटू कंसंट्रेशन 0.1। तो 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2.3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 6 3 था 18, 6 2 12 1 13, 13.8, ऊपर आ गया 13.8, नीचे आ गया 4 इंटू 10 पावर 4, ये जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 लगा लो तो आंसर जाएगा 3.5 इंटू 10 पावर -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। हमारा आंसर आ गया। इस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है।